अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज का 20 सेक्शन का पार्ट 1 करेंगे। अच्छा, ये रिलेटेड है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन से, ठीक है, कि आपको लेसन की कितनी समझ आई है। ठीक है, तो ये कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मेजर तुफ़ैल मोहम्मद। कि मेजर तुफ़ैल मोहम्मद की कामयाबियाँ क्या थीं, कि उनकी अचीवमेंट्स क्या थीं। ठीक है, नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मेजर तुफ़ैल मोहम्मद रिटेलिएट टू एनिमी एडवांस। यानी कैसे मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने दुश्मन के आगे या आगे बढ़ने का या दुश्मन की पेशकदमी का कैसे बदला लिया। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एक्शंस वर टेकन बाय मेजर तुफ़ैल मोहम्मद टू गेट द विलेज बैक फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद से मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने कौन से काम किए थे इंडियन के कब्ज़े से गांव दोबारा हासिल करने के लिए, कौन से काम किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास का ओहदा क्या था, यानी उनका जो यानी पायलट थे, तो वो क्या ओहदा क्या था उनका। ठीक है, तो ये देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट ऑफ राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास की इम्तियाजी कामयाबी क्या है। ठीक है, हाउ वाज राशिद मिन्हास ऑनर्ड फॉर हिज हीरोइक सर्विसेज। राशिद मिन्हास कैसे व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट्स ऑफ राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास की इम्तियाजी कामयाबी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वाज राशिद मिन्हास ऑनर्ड फॉर हिज हीरोइक सर्विसेज। कि राशिद मिन्हास अपने यानी हीरोइक सर्विसेज खिदमात के लिए कैसे थे। ठीक है, कैसे उन्हें यानी नवाजा गया था, इज़्ज़त दी गई थी, ऑनर्ड, इज़्ज़त दी गई थी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर मिलिट्री ऑनर्स। यानी जो फ़ौज के एजाज़ात हैं वो क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु आर द पीपल हु आर अवॉर्डेड मिलिट्री ऑनर्स। वो कौन से लोग हैं जिन्हें फ़ौजी एजाज़ात के साथ नवाजा जाता है, जिन्हें फ़ौजी एजाज़ात के साथ नवाजा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू वी पे होमेज टू दोज हु डिस्प्लेड मैचलेस करेज टू डिफेंड आवर कंट्री। हाउ डू वी पे होमेज, हम कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं टू दोज, उनको, हु डिस्प्लेड अ मैचलेस करेज, जिन्होंने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया, टू डिफेंड आवर कंट्री, हमारे मुल्क का दिफा करते हुए। यानी उन लोगों ने जिन्होंने हमारे मुल्क का दिफा करते हुए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया, उनको हम कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं। ठीक है, तो चलें आए हम उनके आंसर करते हैं। Yes, here is the question number 1. What were the achievements of Major Tufail Muhammad? Answer is, Major Tufail Muhammad retrieved the village Lakshmipur from Indian occupation. He was awarded with Nishan Haider. ठीक है, क्वेश्चन है कि मेजर तुफैल मोहम्मद की कामयाबियाँ क्या थीं। ठीक है, तो इसका आंसर है, मेजर तुफैल मोहम्मद रिट्रीव द विलेज लक्ष्मीपुर फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन। के मेजर तुफैल मोहम्मद ने, रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना, कि इंडिया के कब्ज़े से लक्ष्मीपुर जो गांव था वो उसको वापस लिया था। एंड ही वाज अवॉर्डेड विद निशान हैदर, और उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया था। ये उनकी यानी बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने गांव का कब्ज़ा दोबारा हासिल कर लिया था और उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया था। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड मेजर तुफैल मोहम्मद रिटेलिएट टू एनिमी एडवांस। यानी कैसे मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन की पेशकदमी का बदला लिया, या उसको कैसे कोप अप किया, उसको कैसे हैंडल किया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, मेजर तुफैल मोहम्मद divided his men into 3 groups
मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने अपने आदमियों को यानी अपने जवानों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया एंड डिसाइडेड टू अटैक ड्यूरिंग द डार्क आवर्स ऑफ 7 अगस्त 1958। ठीक है, 7 अगस्त 1958 को उन्होंने रात के यानी अंधेरे में उन्होंने हमला करने का फ़ैसला किया टू कैप्चर द लक्ष्मीपुर फ्राम इंडियन ट्रूप्स, यानी इंडिया से यानी जो इंडिया की अफवाज से लक्ष्मीपुर का कब्ज़ा हासिल करने के लिए दोबारा उन्होंने 7 अगस्त 1958 को अंधेरे में हमला करने का फ़ैसला किया। ठीक है, उन्होंने ऐसे एनिमी से यानी रिटेलिएट किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है What actions were taken by Major Tufail Muhammad to get the village back from Indian occupation? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मेजर तुफ़ैल मोहम्मद डायरेक्टेड हिज ट्रूप्स, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने अपने जवानों की रहनुमाई की टू इंसर्कल द इलीगल इंडियन पोस्ट, कि वो मुहासरा करें जो गैर कानूनी इंडिया की चौकी थी, यानी इंडियन अफवाज की जो चौकी थी उसको मुहासरा करें, घेरे में ले लें। टू गेट द विलेज बैक, गांव वापस लेने के लिए, फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन, इंडिया के कब्ज़े से। ठीक है, यानी इंडिया के कब्ज़े से दोबारा उस गांव को हासिल करने के लिए आपने अपने जवानों की रहनुमाई की कि उनको जो इंडिया की गैर कानूनी चौकी थी उसको आप घेरे में ले लें, यानी मुहासरा कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ राशिद मिन्हास, कि राशिद मिन्हास का ओहदा क्या था? राशिद मिन्हास वाज अ जनरल ड्यूटी पायलट एंड वाज पोस्टेड टू PAF बेस इन कराची। राशिद मिन्हास जब अपॉइंट हुए तो वो जनरल ड्यूटी पायलट थे और PAF बेस मसरूर कराची में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, पोस्टेड हुए थे, अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट ऑफ राशिद मिन्हास? राशिद मिन्हास की इम्तियाज़ी जो कामयाबी है वो क्या है? अच्छा, द डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट ऑफ राशिद मिन्हास is that he crashed his plane intentionally to prevent the aircraft from being taken to India। यानी जो इम्तियाज़ी जो कामयाबी है राशिद मिन्हास की वो क्या है कि उन्होंने अपना जो त्यारा है, जो अपना जहाज़ था, उसको इरादतन यानी जानबूझ के उन्होंने तबाह कर दिया। क्यों तबाह कर दिया? कि वो टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट, क्योंकि वो रोकना चाहते थे, बचाना चाहते थे एयरक्राफ्ट को फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया, इंडिया ले जाने से। ठीक है, यानी वो इंडिया ले जाने से बचाने के लिए उन्होंने जहाज़ को क्रैश कर दिया, इंटेंशनली, इरादतन, जानबूझकर, खुद। ठीक है, तो ये इनकी नुमायाँ कामयाबी थी, इम्तियाज़ी कामयाबी थी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वाज राशिद मिन्हास ऑनर्ड फॉर हिज heroic services? अच्छा, राशिद मिन्हास वाज ऑनर्ड विद टॉप मिलिट्री अवार्ड द निशानी हैदर फॉर हिज heroic services। यानी राशिद मिन्हास को कैसे ऑनर्ड, कैसे इज़्ज़त दी गई उनकी हीरोइक सर्विसेज पर, जो उनकी बहुत ज़्यादा हीरोइक कहेंगे, हीरोइना जो बहादुरी की खिदमत थी उनको कैसे ऑनर्ड किया, इज़्ज़त कैसे दी। तो राशिद मिन्हास को ऑनर दी गई टॉप मिलिट्री अवार्ड से, इनके सबसे आला तरीन फ़ौजी एजाज़ दिया गया निशान हैदर। उनकी जो हीरोइना खिदमत हैं, बहादुरी की खिदमत हैं, उन पर उनको जो टॉप मिलिट्री अवार्ड है निशान हैदर, वो उन्हें नवाजा गया, उनसे नवाजा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर मिलिट्री ऑनर्स, के फ़ौजी एजाज़ात क्या हैं? मिलिट्री ऑनर्स आर द मेडल्स, फ़ौजी एजाज़ात वो इनाम हैं विच आर गिवन टू दोज, जो उन्हें दिए जाते हैं, हु आर मार्टर्स, जो कि शहीद हैं, शोहदा हैं। पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर्स आर निशान हैदर, हिलाल जुर्रत एंड सितारा जुर्रत। ठीक है, पाकिस्तान के जो आला तीन जो फ़ौजी एजाज़ात हैं वो निशान हैदर, हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हु आर द पीपल हु आर अवार्डेड मिलिट्री ऑनर्स, वो कौन लोग हैं जिन्हें फ़ौजी एजाज़ात के साथ नवाजा जाता है? ठीक है, तो द पीपल हु
द पीपल हु आर अवार्डेड विद मिलिट्री ऑनर्स, वो लोग जिन्हें फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा जाता है। परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस, वो गैर मामूली काम करते हैं इन द बैटल फील्ड्स, मैदान जंग में। एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और अपनी जानें कुर्बान करते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए। ठीक है, तो जो मैदान जंग में गैर मामूली काम करें और अपनी जानें अपने वतन के लिए कुर्बान कर दें, तो उनको ये मिलिट्री ऑनर से नवाजा जाता है, यानी फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा जाता है। ठीक है, अच्छा, नंबर 9 है, हाउ डू वी पे होमेज टू दोज हु डिस्प्लेड अ मैचलेस करेज टू डिफेंड आवर कंट्री। हाउ डू वी पे होमेज, हम कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं टू दोज, उनको, हु डिस्प्लेड अ मैचलेस करेज, जो बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, टू डिफेंड आवर कंट्री, हमारे मुल्क का दिफा करते हुए, यानी जो हमारे मुल्क का दिफा करते हुए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, उनको कैसे हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, वी पे होमेज टू दोज, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं हु डिस्प्लेड अ मैचलेस करेज टू डिफेंड आवर कंट्री, जो हमारे मुल्क का दिफा करते हुए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। रिमेंबर एज अ नेशनल हीरो, उन्हें नेशनल हीरो, कौमी हीरो के तौर पर याद रखा जाता है। विद रेवरेंस, इज़्ज़त एहतराम के साथ। एंड शुड अवॉर्ड देम, और उन्हें नवाजना चाहिए मिलिट्री ऑनर्स फ़ौजी एजाज़ात के साथ। ठीक है, और उन्हें फ़ौजी एजाज़ात के साथ नवाजना चाहिए। ठीक है, एंड आई होप you got the answers, and you learn about the question answers related to the lesson number 2. Okay, and okay, see you tomorrow. And if you are the new one on the channel, and please subscribe my channel, and like, comment and share my video, please. If you gain some useful thing from this channel, please like the video, and don't forget to subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz, see you next time. Assalamualaikum students, ये आपके यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज का सेक्शन बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है related to guess the meanings of the following words and then compare them with their dictionary meanings. ठीक है, आपने ये जो वर्ड्स हैं, आपने इनके मीनिंग्स गेस करने हैं और फिर आपने डिक्शनरी मीनिंग के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, डिक्शनरी से फाइंड करके आपने वर्ड्स के मीनिंग्स राइट करने हैं और फिर आप कंपेयर करोगे कि आपने जो गेस किया था whether that is correct or not. ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। डिस्टिंग्विश, ओके। सेकंड वर्ड इज ट्रूप, इलीगल। नेक्स्ट वन इज वायोलेट, नेक्स्ट है ग्रेनेड। नेक्स्ट वर्ड है वेलर। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्टर। द नेक्स्ट वन इज सीज, एंड द सेकेंड लास्ट इज absconding. द लास्ट वन इज क्रैश। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं। यस, now here it is, these are dictionary meanings. वर्ड्स मीनिंग्स देखिए आप। फर्स्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश, तमीज़ करना, शनाख्त करना। ठीक है, रिकग्नाइज, क्लासीफाई। डिस्टिंग्विश, किसी चीज़, दो चीज़ों के दरमियान तमीज़ करना, फ़र्क करना, शनाख्त करना। ठीक है, रिकग्नाइज बिटवीन टू थिंग्स एंड क्लासीफाई टू थिंग्स इन अ ग्रुप। ओके, एंड देन द अदर वर्ड इज़ ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है फ़ौजी दस्ता, यानी ये फ़ौज से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है।
तो इसको बटालियन भी कह सकते हैं, इसको हम रेजिमेंट भी बोल सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रूप है फ़ौजी दस्ता, फ़ौज के जवान, फ़ौजी दस्ता, ठीक है। और इसको हम आर्म्ड फोर्सेस, कॉप्स, CORPS, कॉप्स, फ़ौजी दस्ता, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ इलीगल। इलीगल मीन गैर कानूनी, अनलॉफुल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वायलेट। वायलेट खिलाफ वर्जी करना, डिसोबे, अपोज यानी मुखालफत करना, डिसोबे करना यानी किसी भी दूसरा असूल की खिलाफ वर्जी करना, या फिर किसी भी जो भी वो एग्रीमेंट है या उसको यानी अपोज करना, खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। डिसोबे, डिसोबे, अपोज। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेनेड। ग्रेनेड मीन दस्ती बम, हाथ से चलाने वाला बम, स्मॉल बॉम्ब, ओके। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ वेलर। वेलर मीन बहादुरी, ग्रेट करेज, ओके, वेलर। द नेक्स्ट वन इज़ इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर उस्ताद, और ये इसका मीनिंग ऐसा है, वैसे इसे लिटरली तो उस्ताद कहेंगे, लेकिन ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या रिलेटेड टू ट्रेनिंग दैट by point out the instructions, ठीक है। कोच, ट्रेनर, टीचर, ठीक है, उस्ताद। नेक्स्ट है सीज, दबोच लेना, पकड़ लेना, होल्ड फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अब्सकॉन्डिंग, फरार होना, भाग जाना, रन अवे, फ्ली, ठीक है। यानी किसी को बताए बगैर, यानी परमिशन, इजाज़त लिए बगैर भाग जाना, ठीक है, फरार होना, एब्सकॉन्डिंग, चुपके से निकल जाना। क्रैश, धमाके से गिरना, ब्लास्ट, बर्स्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज में है, यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज में डिक्शनरी मीनिंग्स। तो मुझे उम्मीद है आपने सीखा होगा, एंड यू शुड लर्न द स्पेल ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स, ओके। और इस तरह से वोकैबुलरी में इजाफा होता है और आप सीखते हो, यानी आपका यानी वोकैबुलरी ग्राउंड जो है वो आप होता है, और आप यानी पहले से यानी आप स्टफ्ड होते हो, और आपको यानी इंग्लिश स्पीकिंग में आपको आप बेहतर फील करते हो, ओके। If you have learned some useful thing from this video, please like, comment and share, and if you are a new one on this channel, so please subscribe my channel, and also press the bell icon button so that you can see the notification of new video, okay. See you next time in the next video. Okay, Allah Hafiz, take care. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Okay, I hope you are well and enjoying good health, and are busy in your studies, and also in the preparation for Eid al-Fitr, okay. And I say you Eid Mubarak in advance, and may Allah prosper you, and be happy on Eid day, and remember me in your prayers, okay. चलिए हम ये टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट है। लिटरेरी टेक्स्ट जैसे कि लिटरेरी का मतलब होता है अदबी, टेक्स्ट तहरीर, ठीक है, अदबी तहरीर। अच्छा, लिटरेरी टेक्स्ट का देखें कि जो अदबी तहरीर होती है उसमें थोड़ा ऐसे होता है कि इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसमें दूसरा पोएम हो सकती है, नावल हो सकता है, प्ले, स्पीच, शॉर्ट स्टोरीज़, ठीक है। उसमें थोड़ा इमेजिनेशन, राइटर जो है इमेजिनेशन यूज़ करता है, यानी अपने वो थोड़ा बना के स्टोरी राइट करता है, ठीक है। इमेजिनेशन की हेल्प लेता है, अपने तख़य्युल की मदद लेता है और थोड़ा यानी रियल इवेंट्स से थोड़ा हट के होती है, ठीक है। रियल इवेंट्स और रियल लाइफ से नहीं होती, थोड़ा इमेजिनेशन रिलेटेड स्टोरी यानी टेक्स्ट होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे पॉइंट्स क्या हैं। लिटरेरी टेक्स्ट यूजुअली कंटेन्स वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। जो अदबी तहरीर है वो आम तौर पर अल्फाज और ये एक्सप्रेशंस को कहते हैं डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। यानी ऐसे अल्फाज और बयान यानी बयानिया तहरीर होती है दैट आर ऑफन अनयूजुअल, जो कि आम तौर पर गैर मामूली होते हैं, इन सम वे किसी भी तरीके से, एंड आर यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, और कोई ख़ास तासुर देने के लिए, पैदा करने के लिए, इन अ पीस ऑफ राइटिंग तहरीर में, सच एज अ पोएम, नावल, प्ले, स्पीच एट्सेट्रा, ठीक है। यानी तहरीर में कोई ख़ास तासुर क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए, बनाने के लिए दूसरा यूज़ होता है, लिटरेरी टेक्स्ट यूज़ होता है, जैसे कि पोएम में, नावल में, प्ले में, स्पीच में, ठीक है। यानी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए हम अपने थोड़ा बना के हम टेक्स्ट राइट करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है लिटरेरी टेक्स्ट आर ऑफन फिक्शन बट दे कैन आल्सो बी नॉन फिक्शन, ठीक है। जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो आम तौर पर वो फिक्शन से रिलेटेड होता है। फिक्शन का मतलब होता है कि दैट समथिंग इन्वेंटेड बाय द इमेजिनेशन, ठीक है। यानी कि इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए हम कोई नई चीज़, कोई नई तहरीर हम राइट करें, ठीक है। तो और लेकिन ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है फिक्शन, समटाइम्स ये फिक्शन होता है, लेकिन ये नॉन फिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये रियल इवेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, जो रियल लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उनको भी बयान किया जा सकता है इसमें लिटरेरी टेक्स्ट में, ठीक है। यानी ये फिक्शन भी हो सकता है और ये नॉन फिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये इमेजिनेशन से रिलेटेड भी हो सकता है और रियल लाइफ इवेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है नावल एंड शॉर्ट स्टोरीज़ आर फिक्शनल राइटिंग। यानी नावल और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ, जो छोटी कहानियाँ हैं, मुख्तसर कहानियाँ हैं, वो आम तौर पर वो फिक्शनल राइटिंग होती है। उसमें यानी हम इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए, जो राइटर है वो इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए अपने यानी जो करैक्टर हैं या जो स्टोरी का प्लॉट है वो अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करेगा, अपने उसके किरदार होंगे, अपने यानी बनाए हुए उसके किरदार होंगे और रियल वर्ड से नहीं होंगे, ठीक है, रियल लाइफ से नहीं होंगे, और उसकी अपनी इमेजिनेशन होगी, अपने तख़य्युल को वो यूज़ करते हुए वो नावल या शॉर्ट स्टोरी राइट करता है, ठीक है। यानी उसकी जो वो राइट कर रहा होगा वो फिक्शनल राइटिंग होगी, ठीक है। यानी इमेजिनेशन यानी ख्याली तख़य्युल से जो तहरीर होगी वो होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बायोग्राफीज़ एंड शॉर्ट एकेडमिक्स एसेस आर यूजुअली नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। अच्छा बायोग्राफीज़ होता है सवाने उम्री, यानी किसी भी शख्स की जो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं वो आम तौर पर, और जो शॉर्ट एकेडमिक ऐसे जो एकेडमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी जो मुख्तसर जो तालीमी मज़ामीन होते हैं वो आम तौर पर नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं। यानी वो उनमें कैसे कोई लिटरेरी टेक्स्ट नहीं होता है, वो यानी रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं, रियल वर्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसमें लिटरेरी इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा सम ऑटोबायोग्राफीज हैव लिटरेरी वैल्यूज़ एज वेल, सच एज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर, ठीक है। तो कुछ जो सवाने उम्री हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, वो उनमें यानी अदबी ज़ौक़ भी होता है उसमें, जैसे कि हेलन केलर जो एक राइटर है उसकी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसमें लिटरेरी इफ़ेक्ट भी है, ठीक है। अच्छा अब आपको पता चल गया होगा कि लिटरेरी जो टेक्स्ट है और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। लिटरेरी टेक्स्ट में यानी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए उसमें यानी पोइट्री की चीज़ें भी आ सकती हैं, और यस लिटरेरी
टेक्स्ट में यानी पोइट्री की चीज़ें आ सकती हैं, और दूसरा यानी इमेजिनेशन से रिलेटेड कोई भी हम जो लिटरेरी फैक्ट है वो दे सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होता है उसमें रियल लाइफ इवेंट्स या रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, यानी उसमें यानी फैक्ट्स को हम बयान करेंगे नॉन लिटरेरी फैक्ट्स में टेक्स्ट में। और दूसरा जो लिटरेरी टेक्स्ट है उसमें फैक्ट्स का जिक्र नहीं होगा, ठीक है, उसमें इमेजिनेशन की बात होगी। और बस ऐसी यानी इन दोनों में ये फ़र्क है, यानी उसमें नॉन लिटरेरी में फैक्ट्स का जिक्र होगा, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड इवेंट्स होंगे, और लिटरेरी टेक्स्ट में इमेजिनेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके, आई होप यू विल गोट द कंसेप्ट अबाउट लिटरेरी टेक्स्ट, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, विच टेक्स्ट कंटेन्स अ राइम स्कीम, रिदम और मीटर, ठीक है। विच टेक्स्ट, कौन सी तहरीर एक राइम स्कीम होती है उसमें, उस पर मुश्तमिल हो सकता है। कंटेन्स का मतलब होता है मुश्तमिल होना, कि राइम स्कीम पर मुश्तमिल हो सकता है। राइम स्कीम होता है शायरी की स्कीम, यानी उसमें पोइटिक पैटर्न हो सकता है उसमें, यानी होता ना, यानी हम काफ़ी अल्फाज, उर्दू में आप देखते हो हम काफ़ी अल्फाज, यानी उसमें राइमिंग पैटर्न होता है, तो वो उसमें जैसे काल फाल, ठीक है, ऐसी चीज़ें यानी राइमिंग पैटर्न हो सकता है उसमें। और रिदम और मीटर, ये भी रिलेटेड टू राइजिंग एंड या राइजिंग और फॉल ऑफ द पैटर्न ऑफ द साउंड, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस द पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, पर्टिकुलर साउंड ऑफ द वर्ड। मीटर भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी पोइट्री में यूज़ होता है, इसी ये रिलेटेड टू रिदमिक पैटर्न, ठीक है। और कौन सा टेक्स्ट जो है, कौन सी तहरीर जो है जिसमें राइम स्कीम होती है, रिदम और मीटर होता है, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी ऑप्शन है नावल, उसमें भी बिल्कुल नहीं, ठीक है। और पोएम में, ये पोइट्री की बात हो रही है, तो इसमें डेफिनेटली राइम स्कीम भी होती है, रिदम और मीटर भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगी। यस, यानी विच टेक्स्ट कंटेन्स अ राइम स्कीम, राइम और मीटर, तो इसका आंसर होगा पोएम, ठीक है। पोएम में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये पोएम इन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, यानी राइम स्कीम, रिदम और मीटर पोएम में मिलता है, ठीक है, पोइट्री में मिलता है। तो अच्छा, नेक्स्ट है एस फेबल इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट। एस फेबल्स, ये एस राइटर का नेम है। एस की कहानियाँ इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट, वो अदबी तहरीर है। तो इसमें ये भी इसमें यानी लिटरेरी फैक्ट है, इनकी एस की स्टोरीज़ में लिटरेरी फैक्ट है, तो ये हम इसका आंसर करेंगे ट्रू। फॉल्स, ओके, रॉन्ग की ऑप्शन है, लेकिन हम ज़रा इसका जो आंसर है वो है ये ऑप्शन, ठीक है, ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट है एनी साइंस फिक्शन इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट। यस, समटाइम्स we can say it is a literary text, but sometimes it is not a literary text, it is related to facts, यानी वो रियल में होता है, यानी साइंस में यानी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बंदा देखते हुए कहता है कि ये शायद इमेजिनेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स इट इज़ लिटरेरी टेक्स्ट, बट समटाइम्स इट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्स। तो हम इसको फॉल्स भी नहीं कह सकते हैं, रॉन्ग भी नहीं कह सकते और ट्रू भी नहीं कह सकते। ओके, हम ओके ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, ओके। यस, नंबर 4 देखिए, फैंसी बिलोंग टू द जनर ऑफ। फैंसी का मतलब ख्याल, तखय्युल, ताल्लुक़ रखता है टू द जनर ऑफ। जनर का मतलब होता है काइंड, ठीक है, टाइप, काइंड। तो ये ऑप्शन ए है फिक्शन, बी नॉन फिक्शन, सी नॉवल, डी पोइट्री। तो ये फैंसी बिलोंग्स टू द जनर ऑफ फिक्शन, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है फिक्शन। फिक्शन में ही इमेजिनेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है,
जो फिक्शन है वो समथिंग इन्वेंटेड बाय द इमेजिनेशन, यानी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए हम फिक्शन जो टेक्स्ट होता है वो उसको हम राइट करते हैं, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5, फंक्शन टेक्स्ट सच एज मेमोज, नोट्स, brochures etc. आर नॉन फिक्शन, ड्रामा, फिक्शन, नावल। अच्छा, इसमें ये जो मेमोज़ हैं ये ज़रा बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, ये एक तरह से रिसीट होती है, तो इसमें ज़रा हम इमेजिनेशन का तो इसका दूर दूर से वास्ता नहीं है। तो इससे तो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं जो रिकॉर्ड रखा जाता है, ज़रा वही राइट करेंगे ना। और जो नोट्स हैं वो भी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और ब्रोशर्स में भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिसने भी अपनी यानी किसी प्रोडक्ट को उन्होंने अगर मार्केटिंग करनी है तो वो ब्रोशर्स के ज़रिए वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर, और वो भी इमेजिनेशन नहीं होगी, वो जो रियल लाइफ जो रियलिटी है वही बताएंगे, वही डिस्कस करेंगे ऊपर, और वही जो मेन पॉइंट्स होंगे उसके वो ब्रोशर्स पे ही इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना ड्रामा हो सकता है ये, और ना ये फिक्शन हो सकता है, और ना ये नावल हो सकता है, ये नॉन फिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ आ गई होगी लिटरेरी टेक्स्ट की, ठीक है। और लिटरेरी टेक्स्ट में जो टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे कि फिक्शन है, और पोइट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइम स्कीम, रिदम और मीटर, ठीक है। इनके बारे में आपको ना होगी होगी। और दूसरा, अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड नाउ इट्स अ टाइम टू से bye and Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel, and like my video, comment and share please. Okay, Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज का पार्ट सी, सेक्शन सी का पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 करेंगे। अच्छा, सेक्शन सी में वोकैबुलरी एंड ग्रामर है, और इसका पार्ट 1 रिलेटेड है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं मेन और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क क्या है। मेन वर्ब जो होता है वो यानी जो काम हो रहा होता है उसके बारे में होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वक्त के बारे में बता रहा होता है कि ये जो काम हो रहा है, जो मेन वर्ब से रिलेटेड होता है, यानी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो वक्त के बारे में बताएगी, और जो मेन वर्ब है वो यानी जो काम हो रहा होता है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसके बारे में वो इन्फॉर्म करता है, ठीक है। इनमें फ़र्क ये है, जैसे एग्जांपल देखें, सईद जंप्ड ओवर द फेंस। जंप्ड ये मेन वर्ब है, यानी काम हो रहा है, वो एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो वर्ब है वो होता ही बेसिकली एक्शन वर्ब है, ठीक है। अच्छा, जो मेन वर्ब होते हैं वो में हैव्स एस, ई एस, ई डी और आई एन जी एंडिंग आर इन्फ्लेक्शंस। अच्छा, जैसे जम्प्स है, जम्प्स, जंप्ड, जंपिंग, ठीक है। यानी मेन वर्ब के साथ हम एस, ई एस, ई डी और आई एन जी लगा सकते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब जो है वो कैन स्टैंड अलोन, और दे कैन बी यूज्ड विद अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यानी वो अकेले भी आ सकते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी फॉलोड होते हैं, ठीक है। जैसे है द पायलट वाज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेडिंग मेन वर्ब है, ठीक है। यानी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकते हैं, और यानी हेल्पिंग वर्ब के बगैर, जैसे देखें सईद जंप्ड ओवर द फेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। एंड वो एक्शन दे टेल व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, वो ये बताते हैं कि काम कब हुआ, ठीक है, यानी प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। यानी हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के बारे में बताते हैं। और दे हेल्प अस मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस, वो नेगेटिव क्वेश्चन बनाने में, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, बिलो आर हेल्पिंग वर्ब्स बोथ प्राइमरी एंड मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये इनकी 2 कैटेगरीज हैं, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी हैं। जैसे बी में है इज़, एम, आर, बीइंग, बीन, वॉज, वर, ये होना, बी का मतलब होता है होना। तो उसकी जो आगे यानी बी होने वाली फॉर्म में जो होंगी वो इज़, एम, आर, बीइंग, बीन, वॉज, वर होंगी, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, यानी होने की हालत को जाहिर करना। अच्छा, डू का मतलब होता है करना। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, डू, डज, डिड, यानी डू करना करता है, डज करता है, यानी डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, जैसे आई, वी, यू, दे के साथ लगाएंगे। और डज जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगाएंगे, जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, ठीक है, उसके साथ हम डज लगाएंगे। और डिड जो है वो दोनों के साथ, यानी सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन दोनों के साथ लगता है, और ये इसका मतलब होता है किया। डू डज का मतलब होता है करता है, और डिड का मतलब होता है किया, ठीक है, पास की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हैव पोजेशन को शो करता है, जैसे रखता है, उसके पास है। तो ये हैज़, हैव प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं, और हैड पास्ट टेंस को शो करता है, ठीक है। हैज़, हैव, हैड, ये यानी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। इज़, एम, आर, बीइंग, बीन, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए फॉर्म्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो फॉर्म्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड। अच्छा, कैन प्रेजेंट टेंस को शो करता है, और इसके पास को हम कुड में करेंगे, ठीक है, ये कर सकने की पोजीशन में, यानी ये मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, और ये मे, माइट, ये भी एबिलिटी को शो करता है, यानी काम करने की कि ये मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये उससे पोलाइट वे में यूज़ होगा कैन के मुकाबले में, ठीक है। ये ज़्यादातर विशेज़ में भी इस्तेमाल होता है, प्रेयर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कैन से थोड़ा हट के हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, मस्ट जो काम पक्का, कोई लाजमी काम करना हो और कंपल्सरी हो, उसके साथ हम मस्ट लगाते हैं, ठीक है। और शैल, विल ज़रा फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, और इसके साथ शुड, वुड इसके पास के तौर पे यूज़ करेंगे। तो इसके भी थोड़ा मीनिंग डिफरेंट होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अब आपको ये प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स। आपने हेल्पिंग वर्ब्स को सर्कल करना है और मेन वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपको कितनी प्रैक्टिस हुई है, आप कितना इसके बारे में दोनों के बारे में कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे देखिए, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स। नंबर 1 है शी इज़ राइटिंग अ नॉवल। यहाँ पे आपने देखा होगा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है, और जो मेन वर्ब है वो राइटिंग है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज़ बता रही है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी वक्त को शो कर रही है, और राइटिंग वो एक्शन के बारे में बता रही है,
यानी जो एक्शन होगा वो मेन वर्ब होगी, और जो टेंस को शो करेगी, जो वक्त के बारे में बताएगी, वो हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, इसको हमने सर्कल किया, और राइटिंग जो मेन वर्ब है उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, नंबर 2 है आई हैव बॉट अ विला। मैंने एक बंगला ख़रीदा, तो ख़रीद चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हैव जो है वो टेंस को शो कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो एक्शन को शो कर रहा है वो है बॉट, ख़रीदा। ठीक है, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, हैव को सर्कल किया, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बॉट ये मेन वर्ब है। ठीक है, जिसमें एक्शन हो रहा है। नंबर 3 है दे मे नॉट रेजिस्ट इट। मे यानी हेल्पिंग वर्ब है, ये दूसरा पोजीशन को बता रही है कि कैसे ये मैं कर सकता हूँ, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मुज़ाहमत नहीं कर सकते, तो इसको मे को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सर्कल करेंगे, और रेजिस्ट को हम अंडरलाइन करेंगे, ये एक्शन वर्ड है। ठीक है, यानी ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब एक्चुअली इज़ एक्शन वर्ड। ओके, अच्छा, नंबर 4 है हैव। दे हैव गॉन बाय बस। हैव हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन मेन वर्ब है। ठीक है, एक्शन यानी बता रहा है कि वो बस से जा चुके हैं, बस के ज़रिए जा चुके हैं। ही डिड नॉट रीड इट। ही डिड नॉट रीड इट। डिड टेंस को शो कर रहा है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो इसको हम सर्कल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, और रीड एक्शन है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब है। अच्छा, नंबर 6 है आई विल आंसर द कॉल। विल हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, और आंसर ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 7 वुड यू स्टे एट होम। क्या आप घर पे काम करेंगे। वुड ये हेल्पिंग वर्ब है, और स्टे एक्शन वर्ड है। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इसको। नंबर 8 दे डिड नॉट मेक अ डोनेशन। डिड हेल्पिंग वर्ब है, और मेक एक्शन वर्ड है। ठीक है, वो दे डिड नॉट मेक अ डोनेशन, वो अतिया नहीं करते, वो उन्होंने अतिया नहीं किया। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, उन्होंने अतिया नहीं किया, डोनेशन उन्होंने अतिया नहीं दिया या अतिया नहीं किया। अच्छा, नंबर 9 वी वर बास्किंग इन द सन। इसमें हेल्पिंग वर्ब वर है, सर्कल करेंगे, और जो मेन वर्ब है वो बास्किंग है। बास्किंग मतलब होता है धूप खाना। वी वर बास्किंग इन द सन, हम धूप ले रहे थे या धूप खा रहे थे। ठीक है, तो वर हेल्पिंग वर्ब उसको सर्कल करेंगे, और जो मेन वर्ब है बास्किंग यानी जो एक्शन वर्ड है मेन वर्ब है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नंबर 10 है यू आर रीडिंग माई मेल। आप मेरे मेल पढ़ रहे हैं, यानी मेरा ख़त पढ़ रहे हैं एक तरह से। तो ये इसको हम आर को ये हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करेंगे, और रीडिंग जो है उसको अंडरलाइन करेंगे, ये एक्शन यानी एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉट द concept about helping verb and main verb, and that's it. तो अगर आपको समझ आया है अच्छे से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, see you next time in the next video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum students, welcome back. After Eid vacations, I hope you have enjoyed a lot. You spent your days very warmly, and now it's a time to come back to your studies, and start your studies with full zeal and zest, and with enthusiasm. Okay, तो ईद की छुट्टियां गुजर गई, और अब ये टाइम है पढ़ाई का, तो इसलिए आप दोबारा से उसी जोश और जज्बे से आपने पढ़ना है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है।
और आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज कर रहे थे और इसका हम पार्ट बी जो है वो वोकैबुलरी और ग्रामर से जो रिलेटेड पार्ट था उसका सेक्शन 2 हम कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस के बारे में है। देखिए, ये फर्स्ट है। अच्छा, द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट, ठीक है। यानी सिंपल पास्ट में जब हम माजी की बात करते हैं तो उसमें जो भी हम काम कर रहे होते हैं या जो वाक़यात रोनमा हो रहे होते हैं वो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में हम बयान करेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में आप याद रखें हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है और सिंपल पास्ट टेंस पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। और किसी टेंस में भी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस की रिकग्निशन क्या होगी, यानी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आता है, ठीक है। तो ये उसकी रिकग्निशन है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। एक्शन जो है एक्शंस और इवेंट्स जो हैं वो पास्ट में अगर हो रहे हो सिंपल पास्ट टेंस में तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ओके। जैसे एग्जांपल्स में है, दे कैप्चर्ड अ विलेज, उन्होंने गांव पर कब्ज़ा किया, ठीक है। अलिफ आया आखिर पे, कब्ज़ा किया, तो ये पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट की टेंस की बात हो रही है तो इसमें कैप्चर्ड सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दे कैप्चर्ड अ विलेज, ठीक है। नेक्स्ट है ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ही ओपन्ड खोला, अलिफ आता है ना आखिर पे उर्दू सेंटेंस के आखिर पे, ही ओपन्ड सेकंड फॉर्म है, ओपन्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। और फिर है अहमद स्टेप फॉरवर्ड, अहमद आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये भी अलिफ आया आखिर पे सेंटेंस के आखिर पे और दूसरे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, स्टेप्ड फर्स्ट फॉर्म होती है स्टेप और स्टेप्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अहमद स्टेप फॉरवर्ड, अहमद आगे बढ़ा। नेक्स्ट है द वार एंडेड इन 1965, जंग 1965 में ख़त्म हुई, ठीक है। आखिर पे उर्दू सेंटेंस के आखिर पे छोटी ये आया है और इसका जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है। एंडेड, एंड फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म एंडेड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो यूज फॉर रेगुलर एक्शंस इन द पास्ट। अच्छा, जैसे है वी लिव्ड इन मदीना, हम मदीना में रहते थे, ठीक है। तो जो अगर पास्ट में रेगुलर एक्शंस की बात हो रही हो तो उसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। दे वेंट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, ठीक है। दे वेंट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, या ऐसे भी कह सकते हैं दे वुड फॉर वॉक, दे यूज टू फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यूज टू और वुड भी प्रेजेंट ये पास्ट टेंस में किसी रूटीन को किसी हैबिट को बताने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वुड और यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्मेशन कैसे होगी जो यानी सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव टेंस में हम कहते हैं, यहीं पे देख लें, फॉर रेगुलर वर्ब्स एड ईडी टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो बेस है, जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम ईडी लगाएं तो वो हमारे पास वो यानी पास्ट टेंस का आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और इरेगुलर जो वर्ब्स हैं उसके लिए आप पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद करेंगे, ठीक है। जैसे अगर है अवॉइड, नो, इरेगुलर वर्ब है, जैसे कि स्पेलिंग चेंज होते हैं जिसमें वर्ब्स के साथ स्पेलिंग चेंज होते हैं, जैसे हम कर सकते हैं राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो ये इसमें हम ईडी नहीं लगा रहे, इसमें स्पेल चेंज हो रहे हैं तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है जैसे रोट इसकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो आप याद करेंगे, ठीक है। इरेगुलर वर्ब में आप जो पास्ट फॉर्म होगी वर्ब की वो आप याद करेंगे, ठीक है।
अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव के जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका नेगेटिव किस तरह फॉर्म करेंगे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि उसके साथ हम डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव लगाएं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव करेंगे तो चूंकि हमने डिड नॉट लगा दिया तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी वो सेकंड फॉर्म ही है। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो डिड जब हम लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब की जो प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल है ही डिड नॉट रेस्ट, ही डिड लग गया तो इसलिए हम रेस्ट करेंगे, ही डिड नॉट रेस्ट, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ही डिड नॉट रेस्टेड, ओके, हम कहेंगे ही डिड नॉट रेस्ट क्योंकि डिड लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट नेगेटिव, यानी जो हम यूजेस में जब हम यूज़ करते हैं वाज और वर, वो भी पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा था ना, तो उसके साथ भी हम ये वाज और वर के बाद हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। दे वर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया, अभी आगे इसके थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। रीड एंड अंडरलाइन द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द पास्ट टेंस। ये फर्स्ट सेंटेंस देखें, द चाइल्ड क्रॉस द रोड। देखिए अब इस सेंटेंस में जो पास्ट टेंस है उसकी जो वर्ब है आपने उसको अंडरलाइन करना है। तो आप देखें, जो मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो इसमें देखें ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये क्रॉस, द चाइल्ड क्रॉस्ड द रोड, क्रॉस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट है शी स्पेंट अ वीक इन द वैली, ठीक है। स्पेंड फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड, ये है स्पेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया है। नंबर 3 है ही डिवाइडेड हिज मैन इनटू 3 ग्रुप्स। डिवाइड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है डिवाइडेड, तो ये इसको हमने अंडरलाइन किया सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है यू मिस्ड सच अ बार्गेन। यू मिस फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म मिस्ड, यू मिस्ड सच अ बार्गेन। आपने ऐसा सौदा, यानी आपने खो दिया, आपने मिस कर दिया, ये सौदा करना या जो भी मामला है वो आपने मिस कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 5, he embraced martyrdom on 7th August 1958। उसने 7 अगस्त 1958 को शहादत से हमकनार हुए या शहादत को गले लगाया। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। मार्टरडम शहादत, उसने 7 अगस्त 1958 में शहादत को गले लगाया, ठीक है। तो एम्ब्रेस्ड सेकंड फॉर्म है, एम्ब्रेस्ड, ठीक है। एम्ब्रेस्ड सेकंड फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसको अंडरलाइन किया, ठीक है। नंबर 6 है राशिद मिनहास ग्रेजुएटेड फ्राम द अकेडमी एज अ पायलट, यानी वो अकेडमी से एज बतौर पायलट ग्रेजुएट हुए या उन्होंने डिग्री हासिल की, ठीक है। तो ग्रेजुएट फर्स्ट फॉर्म है, ग्रेजुएटेड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन किया, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट। नंबर 7 है हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। उसके उस्ताद ने त्यारे का कंट्रोल संभाल लिया या हासिल कर लिया। सीज्ड का मतलब होता है दबोच लेना, काबू कर लेना, ठीक है। सीज फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म सीज्ड, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है नंबर 8 ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी। आपने वफादारी, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, हिस्ट्री तारीख, आपने वफादारी की तारीख रकम की। ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी, आपने वफादारी की तारीख रकम की, ठीक है, या क्रिएटेड बनाई या तख्लीक की, ठीक है। तो क्रिएट होता है फर्स्ट फॉर्म और क्रिएटेड सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इसलिए उसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है दे फॉट ब्रेवली। आप वो बहादुरी से लड़े, ठीक है। फॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइट,
फॉट इसकी सेकंड फॉर्म जो है पास्ट ऑफ फॉर्म वर्ब होती है, तो वो दे फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़े, ठीक है। तो ये फॉट हम पास्ट टेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, हम देखते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस हैं पास्ट टेंस के, इनको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में जब चेंज करेंगे वो भी हम आगे करते हैं प्रैक्टिस। ये पहले आप सेंटेंसेस देख लें। नंबर 1 है ही वन अ मेडल, उसने मेडल जीता, इनाम जीता। नंबर 2 आई मेड नोट्स, मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, या मैंने नोट्स लिखे। नंबर 3 है दे वर्कड इन फील्ड्स, उन्होंने खेतों में काम किया, ठीक है। नंबर 4 वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, हमने दावत कबूल की। नंबर 5 दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स, उन्होंने नंबर 5 इज दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स। एम्बार्गो का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जो फॉर इम्पोजिंग अ ट्रेड बैरियर, यानी कोई किसी ट्रेड को रोकने के लिए या कोई पाबंदी लगाने के लिए कोई ऑर्डर देना, ठीक है। एम्बार्गो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर टू इम्पोज समथिंग बैरियर फॉर प्रिवेंट समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के रोकने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑर्डर पास करना, ठीक है। दे पुट एन एम्बार्गो ऑन आर्म सेल्स, उन्होंने, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, सेल्स फ़रोख्त, ठीक है, उन्होंने हथियारों की फ़रोख्त पर गवर्नमेंट ऑर्डर इम्पोज किया, यानी पाबंदी लगा दी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 6 ही स्पोक्स टू हिज मदर अबाउट इट। ही स्पोक टू हिज मदर अबाउट इट, उसने इसके मतलब अपनी अम्मी से या अपनी माँ से बोला या कहा, ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। फिर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अभी। नंबर 7 है द टीचर मेड अ स्पीच, उस्ताद ने एक स्पीच की, एक तकरीर की, ठीक है। नंबर 8 यू एट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, आप नाश्ते में सीरियल खाते हो, या आपने नाश्ते में सीरियल खाए, यानी सीरियल का मतलब होता है कोई भी अनाज, कह लें कोई दलिया शलिया, ठीक है, आपने नाश्ते में दलिया खाया, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ वी फॉर्म। यस, ये सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए हैं, कैसे बनाए हैं वो देखते हैं। नंबर 1 देखें, ही वन अ मेडल, यानी 1 सेकेंड फॉर्म है पास्ट की, तो हम इसको जब चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो डिड के बाद नॉट लगाते हैं। ही डिड नॉट, डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, वो पास्ट टेंस के तौर पे यूज़ होगा और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट लगा देते हैं, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, उसकी डू की सेकंड फॉर्म है डिड, डू डिड डन, ठीक है। तो डिड सेकंड फॉर्म लगी, पास्ट टेंस जो है वो सेकंड टेंस होता है, सेकंड फॉर्म होती है, तो ये सेकंड फॉर्म लग गई। लेकिन इसके साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ही डिड नॉट विन अ मेडल, हमने वॉन की जगह विन लगाया, ठीक है। ही डिड नॉट विन अ मेडल, ओके। नंबर 2 है आई मेड नोट्स, मैंने नोट्स बनाए, तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे इसको, आई डिड नॉट मेक नोट्स, डिड नॉट के साथ मेड नहीं लगाएंगे, मेक फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आई डिड नॉट मेक नोट्स, ओके। नंबर 3 है दे वर्कड इन फील्ड्स, इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, दे डिड नॉट वर्क इन फील्ड्स, डिड नॉट के साथ वर्क फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। दे डिड नॉट वर्क इन फील्ड्स, ओके। नंबर 4 देखिए, वी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, एक्सेप्टेड पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, वी डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। एक्सेप्टेड नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। वी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, ठीक है, क्योंकि हमने डिड नॉट में डिड जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म लगा ली है।
अच्छा, नंबर 5 है दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स। इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? दे डिड नॉट पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स। ओके, डिड नॉट के साथ पुट की सेकेंड फॉर्म भी पुट होती है, फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है, पुट। ओके, दे डिड नॉट पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स। नेक्स्ट है नंबर 6, ही स्पोक टू हिज मदर अबाउट इट। स्पोक सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डिड नॉट स्पीक, स्पोक नहीं लिखेंगे, स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक टू हिज मदर अबाउट इट। नंबर 7 देखें, द टीचर मेड अ स्पीच। द टीचर डिड नॉट मेक अ स्पीच। ठीक है, डिड नॉट के साथ हम मेड नहीं लिखेंगे, डिड नॉट मेक फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड जो है वो हमने पास्ट टेंस के तौर पे ले लिया है। द टीचर डिड नॉट मेक अ स्पीच। ओके, नंबर 8 है यू एट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। इसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? यू डिड नॉट ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, डिड नॉट ईट, एट नहीं लिखेंगे, ईट, यू डिड नॉट ईट। ओके, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट। यस, ये जो एक्सरसाइज में पार्ट बी वोकैबुलरी एंड ग्रामर का 4th पार्ट है। फिल इन ईच ब्लैंक विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है और आपने इसका सिंपल पास्ट में टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई डैश मीट, मीट ब्रैकेट में वो वर्ब दी हुई है और आपने इसको पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई मीट दैम द डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, तो जब हम येस्टरडे की बात करते हैं, द डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे से यानी कल से पहले जो दिन था, यानी एक तो होता है ना, यानी कल जो गुजरा है, कल येस्टरडे जो कल गुजर गया। ठीक है, माजी की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उससे पिछला दिन यानी परसों की बात हो रही है, तो डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम इसमें पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, तो हम क्या करेंगे? एग्जांपल में देखें, आई मेट दैम द डे बिफोर येस्टरडे। ओके, मेट, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। ओके, तो जब हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें नंबर 1 है मैनी ईयर्स गो, बहुत साल पहले, इट डैश बी, बी जो है ये वर्ब है, वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत साल पहले बिजली के बगैर रहना बहुत मुश्किल था। ठीक है, बी क्या है? होना, यानी ये इज़ामार भी हो सकता है, वॉज वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मैनी ईयर्स को, बहुत साल पहले, तो हम ये देखते हैं कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ठीक है, यहाँ पे इज़ामार बिल्कुल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे। ठीक है, मैनी ईयर्स को इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नंबर 2 देखें, दे फिनिश देयर होमवर्क इन टाइम येस्टरडे। ठीक है, उन्होंने कल अपना काम, यस, नंबर 2 देखें, दे फिनिश देयर होमवर्क इन टाइम येस्टरडे, उन्होंने कल अपना घर का काम वक्त पर कर लिया। ठीक है, तो हम येस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो हम इसको सिंपल टेंस में कैसे चेंज करेंगे? सेकंड फॉर्म लगा के, वर्ब है हमारे पास फिनिश, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे फिनिश्ड, तो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, दे फिनिश्ड देयर होमवर्क इन टाइम येस्टरडे। ओके, अच्छा, नंबर 3 है द ट्रूप्स कम अंडर हैवी फायर, यानी फ़ौज के जवान या फ़ौज के दस्ते बहुत ज़्यादा शदीद फायरिंग की ज़द में आए, तो कम है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, तो कम जो है वो चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। ठीक है, पास्ट टेंस में कम, केम, कम, तो केम लगाएंगे। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म होगी वो पास्ट टेंस की होगी, द ट्रूप्स केम अंडर हैवी फायर। ओके, नंबर 4 देखिए, व्हेन आई बी वर्ब है, व्हेन आई बी 10 आई वांटेड टू बी अ पायलट, जब मैं 10 साल का था तो मैं पायलट बनना चाहता था। वांटेड पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो जब हम चेंज करेंगे तो बी इज़ एम आर, मैंने पहले भी बताया था आपको, इज़ एम आर वाज वर्ब को में चेंज करेंगे, तो इसको ये ज़रा वांटेड पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे व्हेन आई वाज,
व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 साल का था, आई वांटेड टू बी अ पायलट, तो मैं पायलट बनना चाहता था। ओके, वॉज लगाएंगे यहाँ पे। नंबर 5 देखें, माई सिस्टर राइट लॉट्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स ड्यूरिंग हर हॉलीडेज। यहाँ पे राइट वर्ब है और इसको हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, माई सिस्टर, राइट के सेकेंड फॉर्म होती है रोट, राइट रोट रिटन, तो हम सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस की लगाएंगे, माई सिस्टर रोट लॉट्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स ड्यूरिंग हर हॉलीडेज। ओके, राइट। नंबर 6, वी गो फिशिंग लास्ट सैटरडे। हम गुज़श्ता हफ्ते फ़िशिंग के लिए गए, तो हम क्या गए की बात हो रही है, लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, गो को हम इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, वी वेंट फिशिंग लास्ट सैटरडे। ओके, वी वेंट फिशिंग लास्ट सैटरडे। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 देखें, एट द एज ऑफ 17 ही ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन सालपुर। 17 साल की उम्र में आपने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी सालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन की, शामिल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम उसको ज्वाइन को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, ही ज्वाइंड, ठीक है। ही ज्वाइंड पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन सालपुर। एट द एज ऑफ 17 ही ज्वाइंड पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन सालपुर। ओके, नंबर 8, माई अंकल फ़ोन फ्रॉम सऊदी अरेबिया येस्टरडे इवनिंग, ठीक है। येस्टरडे इवनिंग, कल शाम मेरे अंकल ने सऊदी अरब से कल शाम फ़ोन किया, तो कल की बात हो रही है, तो ये भी पास्ट टेंस से ज़ाहिर है, तो इसके साथ भी हम फ़ोन के साथ ईडी यानी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट टेंस वो वर्ब यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे माई अंकल फ़ोन्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया येस्टरडे इवनिंग। ओके, राइट। Next, number 9, the ancient Greeks believe in many different gods. जो कदीम यूनानी थे, ancient कदीम ग्रीक्स यूनानी, believe यकीन करना ये वर्ब है, in many different gods मुख्तलिफ खुदाओं पर, बहुत से मुख्तलिफ खुदाओं पर यकीन रखते थे। ये यानी कदीम जो यूनानी है, ये पास्ट की बात होगी ना, कदीम यानी कि पुराने जो यूनानी लोग थे वो बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते थे। तो यहाँ पे हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, बिलीव फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म बिलीव्ड, पास्ट टेंस की होगी, सेकंड फॉर्म जो है बिलीव्ड। द एंशिएंट ग्रीक्स बिलीव्ड इन मैनी डिफरेंट गॉड्स। ओके, नंबर 10, आई गेट अप लेट लास्ट संडे, तो गुज़श्ता यानी कि पिछले इतवार मैं देर से उठा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेट नहीं राइट करेंगे, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है गेट गोट गोटन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म होती है गोट, आई गोट अप लेट लास्ट संडे। ओके, तो ये आपको समझ आ गई होगी पास्ट टेंस की, कि पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और जो सेकंड फॉर्म है वो यानी पास्ट टेंस की वर्ब कहेंगे, ठीक है इसको। तो सेकंड जो वर्ब है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे है हॉरिबल, काजिंग हॉरर यानी खौफ की वजह बनना, हॉरिबल खौफनाक, हॉरिबल खौफनाक, खौफ की वजह बनना, खौफ का बायस बनना, खौफ का सबब बनना, ठीक है। हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल। ओके, हॉरिबल नहीं, हॉरिबल। ओके, नेक्स्ट है सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल, दैट मेक्स सेंस, जो कि कोई चीज़ काबिल फ़हम बनाए, ठीक है, काबिल समझ, काबिल फ़हम बनाए, उसे हम बोलेंगे सेंसिबल, सेंसिबल नहीं, सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल। ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं, प्रोबेबल, ठीक है, PROBABLE, प्रोबेबल, लाइकली टू हैपन यानी कि गालिब
लाइकली टू हैपन यानी रूनमा होने का या वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान, ठीक है। तो उसको हम गालिबन, अगलिब, गालिब इस तरह बोलेंगे। लाइकली टू हैपन यानी कि रोनमा होने का या वकूफ़ पज़ीर होने का इम्कान। ओके, नेक्स्ट है पॉसिबल। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। एबल बट नॉट सर्टेन टू हैपन यानी काबिल होना, इम्कान होना लेकिन वकूफ़ पज़ीर ना होना, यकीन ना होना, ठीक है। वकूफ़ पज़ीर होने का यकीन ना होना यानी चीज़ मुमकिन तो होना लेकिन वो अभी हुई नहीं, ठीक है। यानी इम्कान हो सकता है, मुमकिन हो सकता है लेकिन अभी वो चीज़ वाक़ई नहीं हुई, वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई है, ठीक है। पॉसिबल मुमकिन, मुमकिन है लेकिन अभी वो वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई है, ठीक है। POSSIBLE, पॉसिबल। ओके, तो उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट देखें, फॉरगिवेबल। फॉरगिवेबल, दैट कैन बी फॉरगिवन, जो माफ़ किया जा सके, ठीक है। फॉरगिवेबल, जो माफ़ किया जा सके, माफ़ करने के काबिल, ठीक है। फॉरगिवेबल, FORGIVABLE, फॉरगिवेबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिस्पेक्टेबल। डिज़र्विंग रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त का मुस्तहिक, इज़्ज़त के काबिल, ठीक है। एबल का मतलब वैसे भी काबिल होता है। रिस्पेक्टेबल, RESPECTABLE, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल। ओके, यानी आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो उस वर्ड को, तो उसी स्लेबल के लिहाज से आप उसको कर सकते हो, करेक्ट स्पेलिंग कर सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग का गेम ही स्लेबल से है। अगर आप स्लेबल के बारे में जानते हो, आप प्रोनाउंस सही कर रहे हो, तो आप स्पेल आपको पता चल जाएंगे कि इसके सही हैं या गलत हैं, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग जो है वो स्लेबल से ही आता है। आप स्लेबल्स के बारे में प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा और आपके स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, दैट कैन बी रिवर्स्ड, जो कि उल्टा हो सके, ठीक है। जो यानी उल्ट हो सके, किसी बात की उल्ट हो सके। रिवर्सिबल, REVERSIBLE, रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट है लेजिबल। लेजिबल, क्लियर एनफ टू रीड यानी वाज़े, क्लियर यानी जो पढ़ा जा सके, ठीक है। ये आमतौर पे राइटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेजिबल, ये जो वर्ड है स्पेसिफिक फॉर राइटिंग, ओके, यानी कि क्लियर, वाज़े राइटिंग के लिए। लेजिबल, क्लियर, क्लियर एनफ टू रीड, ठीक है। क्लियर एनफ टू रीड यानी पढ़ने के लिए वाज़े, साफ, यानी जो समझ आ जाए, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हमने पार्ट सी जो है वो हमने वोकैबुलरी और जो वोकैबुलरी और ग्रामर से रिलेटेड था, ये वाला पार्ट हमने सारे इसके जो इस सेक्शन के पार्ट हैं, फोर्थ पार्ट थे या फिफ्थ पार्ट थे, ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, and if you had doubts something about that, and you can ask me, and I will reply to your answers, your questions, and if you learn something useful from this video, please subscribe my channel and like, comment and share the video, please. Okay, and press the bell icon button also, so that you may find the new video notification. Okay, see you next time, new video. Okay, bye, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस, आज हम यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज का हम पार्ट डी देखेंगे। सेक्शन डी है, राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है ये एक्टिविटी है। और जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज यानी इसमें 4 स्किल्स होती हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो जब हम रीडिंग कर लेते हैं तो हम राइटिंग स्किल की तरफ भी आते हैं, और उसमें हम यानी फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं ये हम अभी देखते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको फॉलो करते हैं, और इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी स्केच, कोई भी पैराग्राफ, कोई ऐसे हम राइट करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है राइटिंग का, याद रखने की बात है
कि राइटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, अमल है, ठीक है। इट हैज़ द फॉलोइंग स्टेप्स, इसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं। कौन कौन से? प्री राइटिंग, यानी प्री राइटिंग में आ जाता है कि आप के पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास पहले से जो आपने जिस टॉपिक के बारे में आपने लिखना है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नाउ हाउ होनी चाहिए, ठीक है। यानी पहले से इंफॉर्मेशन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 रिसर्च। आप यानी आप इफ़ नीडेड, अगर आप इसके बारे में मज़ीद आप यानी तहकीक करना चाह रहे हो तो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। आप उसके बारे में मुख्तलिफ़ बुक्स से कंसल्ट कर सकते हो, पेपर्स देख सकते हो, न्यूज़पेपर को देख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ़ बुक स्टडी कर सकते हो आप, ठीक है। और जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो आप नेट से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए बहुत से सोशल मीडियाज़ हैं, जैसे आप गूगल कर सकते हो, जैसे आप यूट्यूब से देख सकते हो, बहुत सारे, यानी आप कोई भी आप मीडिया उठा लें उसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है स्केच बनाना, यानी माइंड मैप बनाना, एक तरह से अपने जहन में उसका स्केच बना के रखना कि आपने कौन कौन से पॉइंट आपने उस पैराग्राफ या ऐसे जो राइट कर रहे हो उसके बारे में आप कौन कौन से पॉइंट देने वाले हैं, किस किस पॉइंट के बारे में आप डिस्कस करने वाले हो, ठीक है। ड्राफ्टिंग आप कर सकते हो। आप ड्राफ्ट करोगे, स्केच बनाओगे तो आपके लिए पैराग्राफ या ऐसे लिखना इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 रिवाइजिंग। रिवाइजिंग का मतलब होता है दोहराना। जब भी आप कोई पैराग्राफ या ऐसे राइट करते हो उसके बाद उसे दोहराना होता है। दोहराने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर पॉइंट मिसिंग है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, और यानी थोड़ा हेल्प आउट हो जाता है कि आप अगर लिखते हो, दूसरा जब आप लिख चुके हो पैराग्राफ या ऐसे, तो आप रीड करते हुए जब आप रिवाइज करोगे उसको तो आपके जहन में कोई भी मिसिंग पॉइंट आ सकता है और आप उसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग फॉर पब्लिशिंग। यानी जैसे सिर्फ पब्लिशिंग के लिए नहीं, हम ऐसे अगर हम कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो हम जब भी कोई अगर हम अपना वो कर लेते हैं, पेपर जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हम उसको दोबारा से प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स ठीक करना, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, यानी कि उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको यानी गलतियों से गलतियाँ अपनी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का ये मतलब होता है कि जब हम कोई ऐसे या पैराग्राफ राइट करते हैं तो उसको दोबारा से हम रीड आउट करते हैं, और उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं या उसमें जो भी जो मिसिंग पार्ट रह गया होता है हम उसको एडिट करके हम ठीक कर लेते हैं। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है गलतियाँ, हम अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यानी कंपोजिंग की मिस्टेक हो गई है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने किस टॉपिक के बारे में राइट करना है। राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स ऑन निशान हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, तो चलिए हम राइट करते हैं पैराग्राफ। यस, निशान हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अच्छा, जब भी हम कोई पैराग्राफ या ऐसे राइट करते हैं तो सबसे पहले जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, और सबसे पहले जो आपके यानी जो आपका टॉपिक है उससे मुतालिक, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके यानी आंसर्स को आप दूसरा ऑर्गेनाइज करें। यानी जो आंसर्स होंगे, उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वही आपकी जो एक तरह से माइंड मैप है, वही आपका स्केच बनेगा, ड्राफ्ट बनेगा। तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ करें, पहले उनको ऑर्गेनाइज़ करें, फिर उनके पॉइंट्स जो हैं उनको एक तरह से ड्राफ्ट बना लें, यानी स्केच बना लें, ठीक है। पॉइंट्स को यानी जहन में रख लें, और फिर उसको ड्राफ्ट को मद्देनज़र रखते हुए या स्केच को मद्देनज़र रखते हुए आप वो दूसरा पैराग्राफ या ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हियर इज़ द टॉपिक इज़ निशान हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। निशान हैदर और उसकी अहमियत, ठीक है। निशान हैदर जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, और ये सोल्जर्स को आम तौर पे दिया जाता है। ये जो एयर, वाटर और जो दूसरा एयर, वाटर और जो
क्या कहते हैं आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है। और यानी फ़ज़ाइया, नेवी और जो मिलिट्री इन्फेंट्री आर्मी से जो रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको ये निशान हैदर उनकी बहादुरी के तो इनाम के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइसेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे आला तरीन मिलिट्री अवार्ड है, फ़ौजी अवार्ड है। निशान हैदर इज़ एन अवार्ड, निशान हैदर एक अवार्ड है दैट इज़ गिवन टू दो सोल्जर्स, जो उन फ़ौजियों को दिया जाता है, उन सिपाहियों को, फ़ौजियों को दिया जाता है हु शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड ब्रेवरी इन द बैटल फील्ड, जो कि मैदान जंग में बहुत ज़्यादा बहादुरी और हौसले का, गैर मामूली बहादुरी और हौसले का मुजाहरा करते हैं, यानी दिखाते हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, सेक्रीफाइस कुर्बान करते हैं, देयर लाइव्स अपनी जानें, फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री अपने मुल्क की खातिर, वो अपने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और देयर आर 11 पीपल 11 लोग हैं हु हैव गोटन द निशान हैदर अवार्ड, जो कि निशान हैदर अवार्ड ले चुके हैं। ठीक है, यानी अब तक दूसरा पाकिस्तान में 11 लोग हैं जिनको निशान हैदर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट मार्टर हु गोट द अवार्ड निशान हैदर वाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, यानी जो पहला जो शहीद था जिसने निशान हैदर का अवार्ड या एजाज़ लिया, हासिल किया, वो थे कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। एंड द लास्ट मार्टर वाज हवालदार जान लालिक, और जो लास्ट यानी जो आखिरी जो शहीद थे जिन्हें निशान हैदर से नवाजा गया था, वो हैं हवालदार जान लालिक हु गोट द अवार्ड निशान हैदर, जिन्हें निशान हैदर का एजाज़ मिला था, या जिन्होंने निशान हैदर का अवार्ड हासिल किया था, एजाज़ हासिल किया था। राशिद मिन्हास वाज द ओनली PAF ऑफिसर, और राशिद मिन्हास में से वाहिद पाक फ़ज़ाइया के ऑफिसर थे हु रिसीव द हाईएस्ट वैलर अवार्ड, जिन्होंने बहादुरी का आला तरीन एजाज़ जीता या वसूल किया, वसूल किया निशान हैदर। ठीक है, जिन्होंने बहादुरी का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर वसूल किया। द रेस्ट ऑफ 10 आर बिलोंग टू आर्मी सोल्जर्स, जो बाकी के 10 सोल्जर्स हैं, वो यानी जो बाकी के 10 जिन्हें निशान हैदर अवार्ड मिला था या जिन्हें नवाजा जा चुका है निशान हैदर से, वो आर्मी ऑफिसर्स थे। ठीक है, यानी सिर्फ राशिद मिन्हास हैं जो PAF ऑफिसर थे, बाकी सबको जिन्हें निशान हैदर अवार्ड दिया गया वो आर्मी सोल्जर्स थे। ठीक है, द नेशन रिमेंबर दैम, कौम उन्हें याद रखती है एज नेशनल हीरोज़, कौमी हीरो के तौर पे, विद रेफरेंस इज़्ज़त के साथ, यानी पूरे इज़्ज़त एहतराम के साथ नेशनल हीरो के तौर पे याद रखती है, कौमी हीरो के तौर पे याद रखती है। ड्यू टू देयर ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और उनकी अजीम कुर्बानी की वजह से। ठीक है, उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से, और उनको कौमी हीरो के तौर पर याद रखती है। ठीक है, यानी कौम उनकी रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, दे वर अवार्डेड विद द निशान हैदर फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड एक्शन ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी, वो निशान हैदर से नवाजे गए फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड एक्शन, उनके यानी इम्तियाज़ी, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है इम्तियाज़ी अमल, यानी बहादुरी और शुजात के इम्तियाज़ी अमल की वजह से उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। किनको? जिन्होंने अजीम अपने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी, अपनी जान को कुर्बान किया। ठीक है, और जाम शहादत नोश किया, उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। ठीक है, तो ये सेल्फ राइटिंग का एक निशान हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। फ्यू पैराग्राफ्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और आप मज़ीद यानी इसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। ओके, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही न्यू वीडियो आए, और आप इसके बारे में आने वाले जो लेसन्स हैं या यूनिट्स हैं
वो उनके बारे में आप जान सको, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।